स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। तो आईसीआर प्रैक्टिस सेट के सीरीज में अभी यहाँ पर हम जो कर रहे थे, इसमें आज हम लेने वाले हिस्ट्री के प्रश्नों की। ठीक है, अब हिस्ट्री के प्रश्नों में क्या है, ये आपके सोशल साइंस में भी पूछे जा सकते हैं और आपका जीके के सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो हम आपके लिए लेने वाले हैं, जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो एग्जाम डेट वगैरह आ चुकी है, समय कम बचा हुआ है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं कि किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए थे। अब देखिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक ये क्या है, ये यहाँ पे ग्रंथों में जिनकी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जिन्होंने कही थी गौतम बुद्ध ने, उनका एक संग्रह है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो यह जब पूर्ण हुआ था वो कौन सी संगीति में हुआ था, पहली संगीति में ही इसको पूर्ण किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहते हैं कि आर्यों को उत्तर में किस संस्कृति से जोड़ा जाता है। जो आर्य थे, सब सभी को पता होगा कि सबसे पहले आर्य आकर ही बसे थे इंडिया में। तो आर्यों की जो संस्कृति है उत्तर में, वो किससे जोड़ी जाती है, तो द्रविड़ और तमिल संस्कृति। किससे, द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आर्यों को उत्तर में संस्कृति से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देखेंगे तो इसमें कहते क्या है कि संगम साहित्य किस प्राचीनतम ग्रंथों को कहा जाता है। ठीक है, अब जो संगम साहित्य है ये बेसिकली किस प्राचीन ग्रंथ को कहा जाता है, तो देखिएगा जो संगम साहित्य है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। बहुत अच्छी बात है। फिर अब तमिल ग्रंथों से ही यहाँ पर आपका जो इससे संबंध होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि 4 में कि आर्यों से पहले पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले जनजातियों ने किस प्रकार भाषा का प्रयोग किया था, यानी किस भाषा का प्रयोग किया जो पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले जनजाति थे। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा मुंडा और कोलारियन भाषा। ठीक है, मुंडा और कोलारियन भाषा जो यूज करी गई थी आर्यों से पहले जो पूर्वी प्रदेशों में जनजाति निवास करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो कहते हैं इसमें कि पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ। ठीक है, जो पुष्यमित्र शुंग है इनका उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी कि अग्निमित्र। ठीक है, कौन थे, अग्निमित्र जो थे वो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो हो जाएगा कि कुषाणों के सिक्के पर किन किन देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण किए गए थे। ठीक है, जो कुषाण, अब तो भी यहाँ पे प्रश्न आता है कि सिक्के कुषाणों ने जो चलाए थे उसमें कौन कौन से देवी देवताओं के उन पे अंकित थे चित्र। तो देखिएगा इसमें एक तो आपके जो फारसी देवी देवता थे उनकी थी, दूसरे ग्रीक के भी थे, और उसके साथ साथ भारतीय देवी देवता, यानी कि तीनों लोगों के चित्रों को उनके उत्कृत किया गया था, उनके जो सिक्के चलाए गए थे उन पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, यानी तीनों इसके ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन, तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी का पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वैलेंटाइन वीक सेल स्टार्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे 360 में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे विकास कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 39 रुपये का ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से ले लीजिए। अगर एग्जाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं गुप्त काल का कानून किस पर आधारित है। ठीक है, जो गुप्त काल है, ठीक है, जिसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा करी गई है और इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे जो गुप्त काल का कानून है यह आधारित था याज्ञवल्क्य स्मृति पर। किस पे, याज्ञवल्क्य स्मृति पे ये आधारित था गुप्त काल का कानून। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो कहते हैं कि सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, सातवाहन जो वंश था आंध्र प्रदेश का, तो इसमें बेसिकली जो न्यायिक अधिकारी होते थे उनको क्या नाम दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस स्टडी चल रहा है, प्रश्नों का लेवल जो है ना बहुत ही शानदार है। तो ये हो जाएंगे राजयुग के, क्या हो जाएंगे, राजयुग की, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हमने अभी बताया था कि जो गुप्त काल है ना इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अब इसका एक तार्किक कारण नहीं है, बेसिकली इस बोलते हैं कि एक तार्किक कारण इसमें एक नहीं है, वो देखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको किस किस कारण से जाना जाता था कि ये स्वर्ण युग के नाम से। पहला था कि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि का विकास हुआ था। बिल्कुल है, बहुत ही बड़े पैमाने पर इन चीज़ों का विकास हुआ था गुप्त काल में। फिर है कि इस काल में हिंदू संस्कृत का भी विकास हुआ था। बिल्कुल सही बात है, हिंदू संस्कृत भी इसमें बहुत फली फूली थी। फिर तीसरा है कि इस काल में
वराहमिहिर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे। ठीक है, ये तो बहुत ही बड़े बड़े विद्वान हैं, देख लीजिए सारे के सारे। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका बेसिकली राइट आंसर इसमें होगा ये सभी तार्किक हैं। ठीक है, सभी तार्किक हैं, इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके कारण ये नहीं कह सकते हैं कि स्वर्ण युग उसको क्यों कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तो ठीक है 10 में कहते हैं कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादन 1904 ईस्वी में किसने किया था। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादन एक पुस्तक का नाम है, तो इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, हो जाएंगे विंसेंट ऑर्थर। कौन हो जाएंगे, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ हैं, इनके द्वारा इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि जैन धर्म की कौन सी तीर्थकर महिला थी। देखिए अब यहाँ पे देखिए जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, तो 24 हुए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे महान किसको माना जाता है, महावीर को माना जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 3 तीर्थकर जो थे 24, इनमें एक महिला हुआ करती थी, वो कौन से नंबर पे थी, तो याद रखेंगे जो 19वीं तीर्थकर थी वो महिला थी, और उनका नाम क्या था, वो था मल्लिनाथ। जैन धर्म की महिला तीर्थकर थी, क्या नाम था उनका, मल्लिनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में दवात के निशान कहाँ से मिले। दवात का मतलब आप समझते हैं, जैसे अभी अब तो आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़े नहीं है, उसमें क्या होता था, एक दवात टाइप की होती थी, उसी से लिखा जाता था, मतलब कुछ सेठे के इसमें लिखा जाता था, इससे लिखा जाता है, दवात हो गया, या चौक चाक तरीके घोल कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ पे पाया गया, हड़प्पा सभ्यता में दवात के निशान मिले हैं, वो क्या हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर है आपका, वो होगा यहाँ पर चौहदड़ों। चौहदड़ों में दवात के निशान पाए गए हैं, यानी कि इसके साथ यहाँ पर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कौन सा मिलान सही नहीं है। अब इसमें से एक मिलान है जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आए हुए थे, बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं कि जो बिंदुसार के समय कौन आए थे, ये डेमेट्रस आए थे, ये भी सही है। हर्षवर्धन के समय यहाँ पर हैंसोंग आए थे, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी यहाँ पर सही हैं, यानी कि तीनों के तीनों मिलान इसमें बिल्कुल सही हैं। चंद्रगुप्त के समय मेगास्थनीज, बिंदुसार के समय डेमेट्रस और हर्षवर्धन के समय हैंसोंग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो यहाँ पे कहा गया 14 अंकी व्याकरण की ग्रंथ की शुरुआत पाणिनि के किस रचना से हुई थी। ठीक है, व्याकरण के ग्रंथ की शुरुआत जो पाणिनि के किस रचना के साथ हुई थी, तो देखिए आप कहते हैं ना कि हर्ष अष्टाध्यायी ने किसको लिखा है, वो लिखा है पाणिनि ने। पाणिनि के रचयिता कौन है, वो हो जाएंगे अष्टाध्यायी। तो यही चीज़ पूछा गया कि व्याकरण के ग्रंथ की शुरुआत पाणिनि अष्टाध्यायी के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अभी याद रखिए कि जो अष्टाध्यायी है ना, ये एक व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अब कहते हैं कि संत गोट्स जो ईस्वी 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले किसके समकालीन थे। ठीक है, संत गोट्स जो है या किसके समकालीन थे, जिन्होंने 326 में भारत पर आक्रमण किया था, तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर के। किसके, अलेक्जेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्नों का लेवल मुझे लग रहा है थोड़ा सा अप है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारे प्रश्न नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आपको वही पढ़ना है ना जो कठिन होंगे, क्योंकि कठिन से ही सिलेक्शन होता है, ईजी तो सब लोग कर लेते हैं, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आए मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी, जिसमें मौर्य प्रशासन प्रणाली, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया गया था। अब मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, इंडिका लिखी गई। इंडिका में क्या क्या चीज़ें वर्णित थी, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रश्न में ही बता दी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि लैटिन में लिखित प्लिनी की कौन सी कृति जो पहली सदी में संबंध रखता है, जिससे भारत और इटली के बीच के व्यापार का वर्णन किया गया है इसमें, तो याद रखेंगे ये हो जाएगी नेचुरल हिस्ट्री। ठीक, कौन से हो जाएंगे, जो प्लिनी थे इनके द्वारा लिखी गई है नेचुरल हिस्ट्री, और इसी में क्या है, भारत और इटली के बीच के व्यापार का वर्णन किया गया। अब ऐसे प्रश्न आ सकता है कि वह कौन सी पुस्तक है या फिर ग्रंथ है, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि भारत और इटली के बीच का व्यापार का वर्णन किया गया किसमें, नेचुरल हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, तो कहते हैं विक्रम संवत की शुरुआत किसने कितने ईस्वी में हुई थी। ठीक है, विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वह किस ईस्वी में हुई थी, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 57-58। ठीक है, 57-58 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं पर देखिए आपको 58 ही लिखा मिल जाता है, तो आप 58 भी लगा सकते हैं, वरना अगर एग्जैक्ट की बात कर लेते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि कहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, दुनिया का जो सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि है वो स्थित कहाँ पर है, वो देखिएगा, वो हो जाएगा मध्य एशिया में। कहाँ पे, मध्य एशिया में है दुनिया का। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, जैसे ताम पत्र हो गए, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का पत्ता होता है बड़ा सा,
उसी पे ही हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, हाथ से लिखा जाता था, किसी की महानता को हाथ से लिखा जाता था, किसी राजा के वर्णन किया जाता था वो उसमें हाथ से लिखा जाता, तो ये पांडुलिपि कहलाती है। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख जैसे सॉलिड, जैसे पत्थरों पे लिखवा दिया जाता है तो वो अभिलेख हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले प्रश्न में कहते हैं कि कलिंग के खारवेल की जीवन काल में घटित बड़ी घटनाओं में किस शिलालेख में वर्षवार दर्ज करी गई है, ठीक है। यहाँ पे बोलते कलिंग का वर्णन, कलिंग के युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में वर्णित है, तो याद रखेंगे ये हाथी गुफा अभिलेख जो है इसमें वर्णित किया गया है। किस चीज़ को? कलिंग के युद्ध को। कब हुआ था? 361 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में, तो कहते हैं किसने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्षक से पुस्तक भी लिखी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? वैदिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए थे और इन्होंने इंडो आर्यन नाम से एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका राइट आंसर होगा राजेंद्र लाल मित्र। क्या हो जाएंगे? राजेंद्र लाल मित्र। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, तो कहते हैं कि हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ और उसका संपादक कौन था, ठीक है। हिंदू पॉलिटी जो है यह 1924 में जो प्रकाशित हुआ था और इसके संस्थापक जो थे वो थे केपी जायसवाल। क्या हो जाएंगे? केपी जायसवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले देखेंगे। अगले में कहते हैं कि वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है। ऐसा इतिहास जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है? जहाँ पर हमको कुछ लिखित नहीं मिलता है, सिर्फ हमको मतलब ऐसे जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है तो उसमें क्या है, कुछ भी हमको लिखित नहीं इसका प्रमाण है, ठीक है। हमको सिर्फ उसके साक्ष्य मिलते हैं बहुत बहुत जगहों पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर अगला जो कहता है कि वैसा इतिहास जो लिखित सामग्री पर आधारित होता है। अब लिखित सामग्री का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हम अपने हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के किस तरीके से अंग्रेजों ने शासन किया, तो वो क्या है, वो सब हमको लिखित में मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसी को तो हम इतिहास कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो मैं बता दूं कि ये इतिहास के प्रश्न हम सारे कर रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 25 में देखिए, तो कहते हैं किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे जो व्यापार और वाणिज्य को बड़े पैमाने पर विकास होने को दर्शाता है, ठीक है। किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर गुप्त काल। गुप्त काल में ही इसको जारी किया गया था सोने के सिक्के को, इसीलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक है, ठीक है। कौन सा एक दर्शन है जो लॉजिकल है, जो तार्किक है? तो याद रखेंगे ये कौन सी हो जाएगा? न्याय दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन जो है ये क्या है आपका? ये एक तार्किक दर्शन है। इसके प्रणेता कौन है, किसने इसकी यहाँ पे ये होंगे, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? ऋषि गौतम, ठीक है। क्या हो जाएंगे? ऋषि गौतम जो है वो न्याय के यहाँ पर लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हुई थी? अब शून्य और दशमलव की बात कर सकते हैं, तो शून्य जो है बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन था, इसके बगैर मैथ आगे बढ़ती नहीं है। दशमलव भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये सारे के सारे जो खोज हुई थी ये किस शासन काल में हुई थी? तो याद रखेंगे ये गुप्त काल में हुई थी, ठीक है। गुप्त काल में इसकी खोज करी गई थी। प्रश्न संख्या अगली बार देख लेते हैं, तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले? अब मनके बनाने का मतलब समझते हैं, जैसे एक माला होती है ना, इसमें आपको इस तरीके से देखने मिलते हैं, इन्हीं को मनका कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना हुआ करता था चहुदड़ों में। कहाँ पे हुआ करता था? चहुदड़ों में मनके बनाने का कारखाना हुआ करता था। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो अब कौन सा क्षेत्र है जो समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लोथल। लोथल क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह हुआ करता था, तो सभी को पता है कि बंदरगाह कहाँ, लोथल उसको जाना जाता था। तो ये है कहाँ पे? ये गुजरात में है, ठीक है। याद रखें कहाँ पे? ये गुजरात में है और ये समुद्री व्यापार के लिए बहुत ही फेमस था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा मित्र, अगर क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं, तो कहते हैं सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन था, ठीक है। जो सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था वह कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा सामंत सेन, ठीक है। सामंत सेन जो थे ये सेन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं भांडी किसका प्रमुख सचिव था, ठीक है। जो भांडी है ये किसके प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त करे गए थे या फिर कौन थे? तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ये सचिव हुआ करते थे भांडी, ठीक। और यहाँ पे यार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भांडी कन्नौज का एक सम्मानित व्यक्ति था जिसने हर्ष द्वारा उसकी बहन को ढूंढने और हर्ष का सिंहासन दिलाने में बहुत ही भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, उसका सचिव नियुक्त कर लिया था भांडी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा।
अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस महाजनपद में था। ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर, इनकी मतलब मृत्यु जो हुई थी वो बात कर लेते हैं, तो यह किस जनपद में है, तो याद रखेंगे मल्ल में। अब कुशीनगर में ही हुई थी, ये तो आपका क्वेश्चन बन गया कि इनकी मृत्यु या फिर महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था, वो कुशीनगर में हुआ था। अब 16 महाजनपद हुआ करती थी पहले, 16, तो उसमें एक मल्ल थी, मल्ल में ही ये है स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं कि राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध है, यानी कि किसका मंदिर है नकोड़ा जी में, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ का। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है ये कौन थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, 23वें तीर्थकार थे, और उन्हीं को यह मंदिर जो है समर्पित है, जिसका नाम है नकोड़ा जी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई। अब कुषाण वंश की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना जो करी गई थी दोस्तों वो करी थी कुजुल कडफिसस के द्वारा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री की अगर बात करें उनके शासकों में सबसे शक्तिशाली हर्षवर्धन की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिएगा कहते हैं कि हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था, तो देखिएगा तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 606 से 647 के बीच में। क्या था, 606 से 647 के बीच में इन्होंने राज्य पर यहाँ पे किया था। और याद रखेंगे कि इनकी जानकारी जो है वो बाणभट्ट के हरचरित में मिलती है, सबसे ज़्यादा जानकारी इनकी मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगर 36 देखें तो कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है। अब शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात कर लेते हैं, तो ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे, तो याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा यजुर्वेद। किसके, यजुर्वेद के यहाँ पर ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लिखा आपका तैत्तिरीय, एक होगा आपका शतपथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना करी थी। ठीक है, सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना करी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे राजा हाल। ठीक है, राजा हाल ने इसकी रचना करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेगा, तो हिस्ट्री के बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन हम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था। ठीक, इनमें से कौन सा एक राजा है जो शक राजाओं से उन्होंने मालवा को वापस जीत लिया था, तो इसमें से कौन से हो जाएंगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, ये तो आसान है बहुत सा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा वो याद रखेंगे महाभारत। ठीक है, महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी रचना किसने करी थी, वेद व्यास ने करी थी। ठीक है, वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना यहाँ पर करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीति में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई थी, इनमें से जो हीनयान और महायान ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर देखेगा कि किस बौद्ध संगीति में इनका विभाजन हो गया था, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे चतुर्थ। चौथी जो संगीति हुई थी कहाँ पर हुई थी ये भी जानना जरूरी है, तो ये कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल के कश्मीर के कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे और उसके उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। तो ये सारे के सारे चीज़ें याद रखने इंपॉर्टेंट है कि पूछ ली जाती है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 41 देखें तो कहते हैं उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल करने के बाद इसका क्या नाम रखा था, तो देखिएगा 41 का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान नाम ये नहीं है कि यहाँ पर हिंदू इसलिए रहता है, ये तो बिल्कुल ही गलत लॉजिक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंध क्षेत्र जीता था, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, ये जीत के बाद इसका नाम हिंदुस्तान रखा था इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कहता है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि के किस भाषा में लिखा गया। अब देखिए शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि का एक भाषा है, उसमें किस में लिखा है, प्राकृत भाषा में इसको लिखा गया है। याद रखेंगे प्राकृत भाषा किस समय प्रचलित थी, ये प्रचलित थी यहाँ पर जब जैन धर्म के जो महावीर थे, महावीर के समय प्राकृत भाषा थी और गौतम बुद्ध के समय पाली भाषा थी। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देता है कि प्राचीन भारत में किन धर्मों का उदय हुआ है। ठीक है, जो प्राचीन भारत की अगर बात कर लेते हैं इनमें से कौन से धर्म का उदय हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक तो आपका हिंदू धर्म जो बहुत ही पुराना माना जाता है, दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर कि जैन धर्म। ठीक है, इसका भी उदय हुआ, बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ, तो इनमें से सभी इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि पूरे देश का नाम आर्यावर्त किस शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय के कारण पड़ा था। जब आर्यावर्त नाम है ये किसके कारण पड़ा था, तो याद रखेंगे ये आर्य समाज की तरफ से। ठीक है, जो माफ़ कीजिएगा आर्य समाज नहीं, बिल्कुल आर्य जो थे ये लोग आकर बस गए थे इंडिया में, इसी वजह से इनका जो नाम था भारत का वो आर्यावर्त पड़ा था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि
संगम साहित्य का काल कब से कब तक था। संगम साहित्य का जो संबंध किससे है, तमिलनाडु से है, हमने आपको पहले बता रखा है। तो याद रखेंगे संगम साहित्य काल कब से कब तक का था। ये प्रश्न कभी कभी कठिन बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो ईसवी पूर्व 300 से सन 600 के बीच में क्या हुआ था, संगम साहित्य काल स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहते हैं संस्कृत को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत की गई थी। जो संस्कृत भाषा है उसको राजभाषा के रूप में स्वीकृत करी गई, तो यह कब करी गई थी, 4वीं सदी के आगे। ठीक है, 4वीं सदी के आगे इसको राजभाषा के रूप में जो है रजिस्टर किया गया था या स्वीकृत किया था। तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो कहते हैं कि बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब हुआ था। अब बिहार और बंगाल की बात कर लेते हैं तो ये क्या थे, ये ईस्ट इंडिया के अधीन हो गए थे। कब हुए थे, ये हुए थे 1765 में। याद रखेंगे 1765 में बिहार और बंगाल भी ईस्ट इंडिया के अधीन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 ईस्ट इंडिया कंपनी के किस प्रशासनिक अधिकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बेसिकली किसके द्वारा करी गई, सर विलियम जोन्स इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर डेट भी आपको याद करना है, ये भी याद कर लीजिए, 1784 में करी गई थी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें तो कहते हैं सन 1789 में एक नाटक जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। अब ये बात जानना जरूरी है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है, तो ये हो जाएगी कालिदास की। ठीक, कालिदास की ये रचना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो कहते हैं इसका अनुवाद जो किया गया था इंग्लिश में वो किसके द्वारा किया गया, वो करेगा सर विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में कहता है कि सर्व प्रचलित हिंदी ग्रंथ भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था। ठीक है, जो डेट यहाँ पर दिखा रही है वो 1785 में इसका अनुवाद किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलकिंग्स। ठीक है, वेलकिंग ने इसका अनुवाद किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। ये भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं कि मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जब करी गई थी वो कब करी गई, इसका जो राइट आंसर होगा वहाँ पे 1804 में। ठीक है, 1804 में मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे सगुन वाले ही प्रश्न यानी कि 51 प्रश्न हमने किए। 51 में से आप कितना करे हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री का एक लेवल का हमने पेपर कराया हुआ है इसमें आज। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लेवल के क्विक रिवीजन की सीरीज थी जिसमें हमने आपको ये सारे के सारे प्रश्न करा दिए हैं। आप लोग जरा बताइए कि आपने इसमें कितना स्कोर किया है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा। अब वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और भी बहुत सारे यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं, इन सबको जाकर देखना बिल्कुल ना मिलते हैं नए वीडियो, तब तक ये थैंक यू सो मच।